वेलकम फ्रेंड्स, आपका क्लास 10th में स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं क्लास 10th के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर। ठीक है। जैसे पहला प्रश्न है आज का कि कोवलेंट कंपाउंड क्या होता है, मतलब कार्बन यौगिक किसे कहते हैं। कार्बन यौगिक क्या होते हैं, तो अधिकतर कार्बन यौगिक जो होते हैं इनका पहला गुण होता है कि अधिकतर गैस होते हैं। हालांकि लिक्विड भी होते हैं, सॉलिड भी होते हैं, लेकिन ये अधिकतर गैस होते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है क्योंकि इनमें कोई आयन नहीं होता। ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, यानी ये विद्युत के कुचालक होते हैं। और लिखा हुआ है कि नॉट सोलुबल इन वाटर, ये पानी में ना घुलनशील नहीं होते हैं। और आगे लिखा है कि ये घुलनशील होते हैं सिर्फ बेंजीन में और कार्बन टेट्रा क्लोराइड में। ठीक है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड और बेंजीन में घुलनशील होते हैं, लेकिन ये पानी में घुलनशील नहीं होते हैं। ठीक है। अगला है जैसे कि जो जलीय मतलब जलों में खाद्य श्रृंखला बतानी थी कि समुद्र में खाद्य श्रृंखला कैसे होती है। तो पहले ना समुद्र के अंदर फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, इनको कोपेपोडस खाते हैं। फिर इनको बड़ी मछली, छोटी मछलियाँ खाती हैं, फिर बिग फिश बड़ी मछलियाँ खाती हैं। ठीक है। या फिर हम याद कर सकते हैं कि जो छोटे एल्गाई होते हैं उनको जू प्लैंक्टन खाते हैं। फिर जू प्लैंक्टन को स्मॉल फिश छोटी मछलियाँ खाती हैं, और फिर छोटी मछलियों को बड़ी मछली खाती है। अब क्योंकि इसको ये जो अलगाई होती हैं ये सनलाइट से अपना भोजन बनाते हैं, तो मान लो इन्होंने 1000 जूल एनर्जी बनाई, तो इसको जब ये जू प्लैंक्टन खाता है तो इस पे 1000 जूल आता है, यानी इसका 10% आता है। फिर इसको हम छोटी मछली खाती है तो इसके पास इसका 10% यानी 100 जूल एनर्जी आता है। अब जो छोटी मछली को बड़ी मछली खाती है तो उसके बाद 10% यानी 10 ही जूल एनर्जी आता है। इसे ना 10% का नियम कहते हैं। इसके बाद हमें यहाँ से याद करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम। किसी माध्यम का अपवर्तनांक कैसे निकाला जाता है। किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक निकालने के लिए स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम को डिवाइड कर दिया जाता है। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम को डिवाइड कर देते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। जिस मीडियम का हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है उस मीडियम में जितनी लाइट की स्पीड है उसको डिवाइड कर देते हैं, मतलब उससे डिवाइड कर देते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम या वैक्यूम से। तो आपका जो आंसर आता है वो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। इसका ऐसा ही मात्रक कुछ नहीं होता है, याद रखना है। तो इसका फॉर्मूला n21 = v1/v2 होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि जैसे ये आपका कौन सा मिरर है, ये आपका कॉनकेव मिरर है। इस कॉनकेव मिरर में जो ये आपका पोल है यानी ध्रुव है, ये फोकल पॉइंट है, ये आपका रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब मान लो कोई वस्तु या ऑब्जेक्ट यहाँ रखी हुई है फोकस और पोल के बीच में, तो इसका इमेज कहाँ बनेगा। ये पेपर में कई बार आता है। तो पहले तो एक लाइट ऐसे ऊपर से आएगी और ये पोल से टकराएगी ध्रुव से, और ये ध्रुव से ही रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी ऐसे। ठीक है, ऐसे आएगी, ऐसे चली जाएगी। दूसरा होता है कि ये जो आर होता है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी लिखते हैं इसे। तो यहाँ से कोई लाइट आता है ना तो ऐसे टकराता है और ऐसे वापस चला जाता है और आर पार भी चला जाता है। कि क्योंकि यहाँ पे पीछे पॉलिश है तो इसीलिए इसे डॉट डॉट बनाएंगे। अब क्योंकि एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, तो ये तो आपस में कटेंगे नहीं, तो इसीलिए इसको पीछे डॉट डॉट करने पे ये दोनों यहाँ काटती हैं तो इमेज यहाँ बनेगा। तो यहाँ पे इमेज जो होता है वो आपका वर्चुअल और इरेक्ट, आभासी और सीधा बनता है, और बिंब के साइज से बड़ा बनता है। तो ये इसी के बीच में जो नाई होते हैं वो हमारा जो शेविंग करते हैं तो वो भी यहीं पे बिठाते हैं, जिससे हमारे चेहरे का बड़ा इमेज दिखता है। ठीक है। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जो दांतों के डॉक्टर होते हैं डेंटिस्ट, वो भी इसी का इस्तेमाल करते हैं ताकि दांत बड़ा दिखाई दे उन्हें और साफ दिखाई दे। ठीक है। अगला प्रश्न है कि होमोलोगस सीरीज किसे कहते हैं। ठीक है, होमोलोगस सीरीज किसे कहते हैं, समझाते श्रेणी किसे कहते हैं। तो इसके अंदर 3 तरह की सीरीज हो सकती है। एक होता है एल्केन एल्काइन, जिसका फॉर्मूला CnH2n+2 होता है, फिर CnH2n होता है, और एक CnH
H2n-2 होता है, एल्केन एल्कीन एल्काइन। इसमें कार्बन की इसमें एक बॉन्ड, इसमें दो बॉन्ड, इसमें कार्बन कार्बन इसमें तीन बॉन्ड होता है। इन्हीं के जब हम सदस्य बनाते हैं तो उसमें सभी सदस्यों में CH2 का अंतर होता है। तो हाइड्रोकार्बन की ऐसी श्रृंखला है जिसके हर मेंबर में CH2 का अंतर होता है या 14 यूनिफाइड का अंतर होता है, उसे होमोलोगस सीरीज कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है केमिकल रिएक्शन। कहीं पे कोई रासायनिक क्रिया हुई, केमिकल रिएक्शन, ये कैसे पता चलता है? तो ये चेंज इन कलर से पता चलता है, यानी रंग में परिवर्तन। तो चेंज इन कलर यानी रंग में परिवर्तन से पता चलता है। एग्जाम्पल भी देने को कहता है एग्जाम में। तो लेड नाइट्रेट को जब हम पोटेशियम आयोडाइड से क्रिया करते हैं तो ये आपका पोटेशियम नाइट्रेट और लेड आयोडाइड बनता है। तो यहाँ पर जो लेड नाइट्रेट था इसका रंग कलरलेस था, लेकिन जब इसको इसमें मिलाते हैं तो ये येलो हो जाता है। तो यहाँ पे कलर चेंज पता चल गया कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। यहाँ पे इन दोनों के बीच में आयनों का एक्सचेंज हुआ है। आयनों का एक्सचेंज माने आयनों का आदान प्रदान हुआ है। इसको डबल रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। और कहीं रासायनिक क्रिया हुई है कैसे पता चलता है? तो अगला है जैसे फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, अवक्षेप का बनना। एग्जाम्पल के लिए जैसे बेरियम क्लोराइड को सल्फ्यूरिक एसिड से मिलाते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और बेरियम सल्फेट बनता है। जो बेरियम सल्फेट है यही आपका वाइट प्रेसिपिटेट होता है, सफ़ेद अवक्षेप होता है। अवक्षेप वो होता है जो पानी में नहीं घुलता। अगला है जैसे चेंज इन कलर, टेम्परेचर, तापमान का बदलना। तापमान के बदलने को भी कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जैसे ये कैल्शियम ऑक्साइड है, क्विकलाइम, इसको पानी में मिलाते ही ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और ये आपका हीट बनाता है। ठीक है, यानी ये कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझे चूने को पानी में मिलाते हैं तो बुझा हुआ चूना बनता है, लेकिन साथ में बहुत सारा हीट बनता है। तो यहाँ पे हीट का निकलना, टेम्परेचर का बनना केमिकल रिएक्शन को डिनोट करता है। एक होता है इवोल्यूशन ऑफ गैस यानी गैसों का निकलना। अब जैसे जिंक है, इसको हम सल्फ्यूरिक एसिड से मिलाते हैं तो जिंक जो होता है यहाँ से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है और जिंक सल्फेट बनाता है। जिंक सल्फेट कलरलेस होता है और जो हाइड्रोजन गैस निकलती है इसकी जांच करने के लिए हम यहाँ पे जलती हुई मोमबत्ती ले जाते हैं तो ये पॉप पॉप की आवाज़ के साथ जलती है। तो यहाँ पर इस गैस का बनना भी दर्शा रहा है कि एक केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो कहीं पे केमिकल रिएक्शन हुआ है इसका पता कैसे लगता है? तो कहीं भी कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है उसका पता या तो रंग में परिवर्तन से, या अवक्षेप के बनने से, तापमान बदलने से, गैस के निकलने से, या चेंज इन स्टेट यानी एक पांचवा हम कह सकते हैं चेंज इन स्टेट, अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन का एग्जाम्पल है जैसे ये सॉलिड था और ये लिक्विड था। तो जब ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो ये लिक्विड और यहाँ गैस बन रहा है। तो यहाँ पे देखोगे कि इनकी अवस्था चेंज हो गई, ये सॉलिड या लिक्विड से अब गैस बन रहे हैं। तो यानी स्टेट का बदलना भी एक केमिकल रिएक्शन को दर्शाता है। फिर आपको पता होगा कि केमिकल रिएक्शन भी कई तरीके के होते हैं। केमिकल रिएक्शन में एक होता है जैसे कंपोजिशन रिएक्शन, संकलन अभिक्रिया। तो एक होता है संकलन अभिक्रिया, इसके अंदर जो होता है दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक सिंगल उत्पाद बनाते हैं। एक होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसके अंदर एक अभिकारक होता है वो टूटकर दो या दो से ज़्यादा उत्पाद बनाता है। एक तीसरा होता है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसके अंदर एक अधिक क्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातु को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। फिर एक होता है इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अभिक्रिया, जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। पांचवा होता है उपचयन अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का नहीं जुड़ना रिडक्शन। या फिर उल्टा होता है हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन। ठीक है, और खाने पीने के जो सामान होते हैं वो ऑक्सीजन से क्रिया करके ख़राब हो जाते हैं, इसीलिए वो ख़राब ना हो तो उन्हें नाइट्रोजन गैस भरा जाता है चिप्स की थैलियों में। तो ये 5 रिएक्शन के अलावा एक आता होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक वो होता है इसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, और एंडोथर्मिक वो होता है इसमें ऊष्मा शोषित होती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है। इसके अलावा होता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर अवक्षेप बनता है उसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा था कि बेरियम क्लोराइड को हाइड्रोजन सल्फेट से मिलाने से हाइड्रोक्लोरिक एसिड और बेरियम सल्फेट बना था जो कि वाइट प्रेसिपिटेट होता है। ठीक है, इसके अलावा हमें याद करना पड़ता है कोरिजन मतलब जंग लगना। संक्षारण क्या होता है? जब कोई जो मेटल होता है वो जो एयर, मॉइस्चर
वाटर के संपर्क में आता है तो वो खराब हो जाता है, उसी को बोलते हैं कोरिजन।